माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आप लोगों का ये मिड टर्म एग्जाम को देखते हुए ये प्रैक्टिस पेपर का सॉल्यूशन करवा रहा हूँ, क्योंकि आपको ये प्रैक्टिस पेपर ऑफिशियल वेबसाइट से दिया गया था प्रैक्टिस करने के लिए। एग्जाम देने से पहले आप इन प्रैक्टिस पेपर को जरूर देकर जाइए। आपको इनका पैटर्न समझ कर जाना है, किस तरह का पैटर्न है, क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आपको देख कर जाना चाहिए, क्योंकि आपका एग्जाम इसी के अकॉर्डिंग होगा। तो आपको कंप्लीट देखना चाहिए। और आपको पता है ना, आपका एग्जाम 80 मार्क्स का हो रहा है, 3 घंटे का आपका एग्जाम हो रहा है। और आपके क्वेश्चन पेपर में स्टूडेंट्स टोटल 38 प्रश्न होंगे। सभी प्रश्न को बनाना कंपलसरी है। आपके जो क्वेश्चन पेपर होंगे वो 5 सेक्शन में बटे होंगे। 4 सेक्शन में बटेंगे, 5 नहीं, 4 सेक्शन में। पहला सेक्शन में हिस्ट्री होगा, सेक्शन बी में ज्योग्राफी होगा, सेक्शन सी में पॉलिटिकल साइंस और सेक्शन डी में इकोनॉमिक्स होगा। तो आज मैं आप लोगों को कंप्लीट सॉल्यूशन कराऊंगा। ध्यान से आपको समझना है पॉइंट को। चलिए हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते हुए समझना स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए में सबसे पहले सभी सेक्शन में सबसे पहले एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे, देन आपका क्वेश्चन आंसर होगा 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 5 मार्क्स के। सो इस तरह से क्वेश्चन होंगे। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हुए समझना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रश्न है आपका स्टूडेंट्स, फिल इन द ब्लैंक्स फिल करना है और कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं। लिखा हुआ है जेम्स वॉट इम्प्रूव द स्टीम इंजन प्रोड्यूस्ड बाय डैश। कह रहे हैं जेम्स वाट ने क्या किसके द्वारा, यहाँ पे लिखा है डैश डैश, मतलब मान लेते हैं कुछ भी हो सकता है इसमें, किसके द्वारा बनाए गए भाप इंजन में सुधार किया था। तो वो क्या था स्टूडेंट, आपका वो क्या था, न्यूकॉमैन, है ना, न्यूकॉमैन। तो ये आपका राइट आंसर है, तो ये आप लोग लिख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट क्या है, देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन। चूज द करेक्ट ऑप्शन, इनकरेक्ट ऑप्शन, करेक्ट में इनकरेक्ट ऑप्शन चूज करना है। पहला लिखा है वंदे मातरम राइटेन रिटेन बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तो कह रहे हैं कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने वंदे मातरम की रचना किया। तो ये सही है या गलत, आपको ये बताना है। तो ये भाई ये सही है कि हाँ इसने किया था। दूसरा कह रहा है कि महात्मा गांधी लेड द मूवमेंट ऑफ इंडिगो फार्मिंग इन चंपारण। तो ये भी सही बात है, यानी कह रहे हैं कि महात्मा गांधी ने चंपारण में नील किसानों के आंदोलन का नेतृत्व किया, ये सही कह रहे हैं। देन लिखा है पंडित जवाहरलाल नेहरू रिटेन द बुक नेम्ड हिंद स्वराज। तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू हिंद स्वराज बुक नहीं लिखा था, इसे लिखा था महात्मा गांधी ने। तो ये आपका सी नंबर ऑप्शन गलत है। सो आपका ये कट, अब राइट आंसर जो गलत है, इनकरेक्ट ऑप्शन जो है वही आपका सही है। तो इनकरेक्ट ऑप्शन सी नंबर है, तो सी नंबर आपका राइट आंसर। नेक्स्ट लिखा है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रीडिंग गैस्पी मैजिनी एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। कह रहे हैं, ध्यान सुनिए क्या कह रहे हैं कि जोसेफी मैथ्सनी जो है, जोसेफी मैथ्सनी जो है, ये क्या कह रहे हैं कि जोसेफ मैथ्सनी के संदर्भ में कुछ कथन लिखे हुए हैं। यहाँ पे 3 कथन लिखा हुआ है। इन 3 कथन को 3 आपको स्टेटमेंट दिए गए, इन तीनों स्टेटमेंट को सही से पढ़ना है। देन आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन का आंसर बताना है। पहला कुछ लिखा है मैथ्सनी मैथ्सनी वाज excommunicated फॉर लीडिंग अ रिवॉल्यूशन इन लिगुरिया। यानी कि ये कह रहे हैं मैथ्सनी को लिगुरिया में क्रांति करने के कारण बहिष्कृत किया गया था। सेकेंड है मैथ्सनी क्रिएटेड ऑर्गेनाइजेशंस कॉल्ड योंग इटली एंड योंग यूरोप। मतलब मैथ्सनी यंग इटली व यंग यूरोप नामक संगठन का निर्माण किया था। एंड आगे Metternich described Metternich the most dangerous enemy of social order. मैथ्सनी और मेटरनिक ने क्या एक सामाजिक व्यवस्था को सबसे खतरनाक दुश्मन बताया। तो इनमें से सही क्या है वो आपको बताना है। देखो हम लोगों ने यहाँ पर देखा था तीनों के तीनों कथन राइट है। तीनों के तीनों कथन क्या है, ये तीनों के तीनों जो है स्टेटमेंट, ये तीनों स्टेटमेंट राइट है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
In which session of the Indian National Congress was the demand for complete independence accepted? कह रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग को स्वीकार किया गया था? तो यहाँ लिखा है कराची सेशन, लाहौर सेशन, मद्रास सेशन, नागपुर सेशन। मतलब कि कराची अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन, मद्रास अधिवेशन और नागपुर अधिवेशन। तो राइट आपका हो जाएगा स्टूडेंट्स लाहौर सेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 5 नंबर में 2 मार्क का क्वेश्चन है। प्लांटेशन वर्कर्स हैड देयर ऑन अंडरस्टैंडिंग ऑफ महात्मा गांधी आइडियाज एंड नेशन ऑफ स्वराज इवेल्यूट स्टेटमेंट। देखो 5 नंबर में कह रहे हैं कि बागानों में काम करने वाले लोगों की महात्मा गांधी के विचार और स्वराज को लेकर अपनी अवधारणा थी। तो ये अवधारणा आपको बताना है, क्या अवधारणा था। एंड इसका देखो आंसर मैंने किया है, इसे आप लोग पढ़ लीजिए, आपको मैं दिखा देता हूँ आंसर इसका। सो स्टूडेंट्स आपका ये क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, आप लोग देख लीजिए। द प्लांटेशन वर्कर्स विव्ड महात्मा गांधी's ideas and Swaraj differently. For them, Swaraj meant not just political independence but also the attainment of their rights, dignity, and a better life. Gandhi's ideas awake them to reliance and social justice and rights, which inspired the plantation workers to fight for their rights. तो ये आपका आंसर है, आप लोग लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। How did people belonging to different communities, regions, and language group develop a sense of collective belonging during freedom struggle of India? भारत के स्वतंत्रता संग्राम में विभिन्न जाति, धर्म एवं भाषा के लोगों में किस प्रकार सामूहिक अपनेपन का भाव विकसित हुआ? इसका आंसर देखिए आप। आंसर है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 का। देखिए, ड्यूरिंग इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल अ सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग डेवलपमेंट significantly among people of different castes, religions, and languages. The freedom movement united all classes and communities and around a common objective, that the attainment of independence from British rule. Leaders like Mahatma Gandhi, Nehru, and Subhash Chandra Bose, preaching the message of stand in unity, united all castes, religions, and linguistic communities. National movement, public meeting, and protests ignited a common sentiment for a homeland, freedom, and equality. Setting aside their different people moved together, setting aside their differences, thus strengthening the sense of collective belonging. तो ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यही है 7 नंबर। देखिए, मैं क्वेश्चन समझाता हूँ, आंसर में मैंने आपको दे दिया है, आप लोग कर लीजिए। थोड़ा टाइम का प्रॉब्लम है, आप लोग खुद से कर सकते हैं, आप लोग जल्दी से प्रिपरेशन कीजिए। नेक्स्ट है द रिवोल्यूशनरी, सॉरी लिखा है द रिवोल्यूशनरी फ्रांस वाज द फर्स्ट पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी एवेलुएट द स्टेटमेंट। कह रहे हैं क्रांतिकारी फ्रांस उदारवादी प्रजातंत्र का पहला राजनीतिक प्रयोग था। कथन का मूल्यांकन कीजिए। 5 नंबर इसमें दे रहा है, आपको लिखना पड़ेगा भाई। दूसरा कह रहा है डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। क्या क्या एकीकरण की प्रक्रिया है, 5 नंबर इसमें भी दे रहे हैं, तो आंसर देख लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 7 का ये पहला आंसर है, देख लीजिए। फर्स्ट आंसर यहाँ से स्टार्ट कीजिए, रिवोल्यूशनरी से स्टार्ट कीजिए, ये पूरा यहाँ तक। ठीक है, आप लोग वीडियो को रोक कर लिख लीजिए, या फिर आप लोग पीडीएफ लेना चाहते हैं तो पीडीएफ टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिए। सेकेंड है क्वेश्चन नंबर 7 का 2, 7 का ही और था यहाँ पे, ये देख लीजिए, जर्मनी का है ना। तो यहाँ से स्टार्ट है द प्रोसेस ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन। तो आप लोग लिख लीजिए वीडियो को रोक कर। यहाँ तक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
स्टूडेंट्स नेक्स्ट है पैसेज। तो इसे आप लोग अच्छा से रीड करेंगे। पैसेज कोई भी हो, इंग्लिश में पैसेज होते हैं, तो जिस तरह से इंग्लिश का पेपर दिया था आप लोगों ने, इसको रीड करना है सही से, और इसका आंसर आपको क्या करना है, यही से ढूंढना है। पैसेज से आंसर आप लोग ढूंढने के लिए जानते हो, तो इसे सही से आप क्या करोगे, ये जो पैसेज है सही से रीड करोगे और इन्हीं से इसका आंसर देना है। ये सब आप लोग इंग्लिश जिस तरह से किए थे ना, सेम उसी प्रकार इसमें करना है। और हिंदी इंग्लिश में जिस तरह से आप लोग करते हैं, तो इसको इसी तरह करना है। देन अब आपका आता है यहाँ पे मैप वाला। क्या है, मैप बेस्ड क्वेश्चंस, 2 मार्क्स इसमें मिलेंगे। चलिए मैप वाला क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है, ऑन द पॉलिटिकल आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया 2 प्लेसेस आर मार्क्ड ए एस ए एंड बी। आइडेंटिफाई these places with the help of information given below and write on the lines drawn near them। तो देखिए इस क्वेश्चन पेपर में मैप दिया गया है, उसी के अकॉर्डिंग आपको लिखना है। उसमें से ए और बी मार्क लगाया हुआ है। तो ये क्वेश्चन 2 को पूछा गया, पहला में ए दूसरा बी है। तो क्वेश्चन पहले पढ़ना है, ये इसका आंसर क्या होगा, ठीक है, वो आपको मार्क करना है उसमें, किसमें, मैप में। पहले पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है। Question is, students, identify the place where the India National Congress session was held in September 1920। उस स्थान की पहचान कीजिए जहां सितंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। तो वो जगह है कलकत्ता, कोलकाता, पहले कलकत्ता बोला जाता था ना, तो कलकत्ता बोला जाता था पहले। आपका यही लिखना है, कलकत्ता, ठीक है। ये आपका राइट हो जाएगा, ए नंबर, ठीक है। पहला ए है मानेंगे हम लोग, ये कलकत्ता। दूसरा का आंसर क्या है, और मैप में कलकत्ता को हम लोग फिल करेंगे। चलिए हम करेंगे उतना, फिर दूसरा पढ़ लेते हैं पहले। आइडेंटिफाई द प्लेस वेयर महात्मा गांधी लेड मूवमेंट ऑफ कॉटन टेक्सटाइल वर्कर्स। तो ये अहमदाबाद, गुजरात के अहमदाबाद में, तो इसका है जो अहमदाबाद है ना, अहमदाबाद, अहमदाबाद, ठीक है। तो इसे हम लोगों को ए, बी नंबर में आपने क्या देखा, एक को ए मानेंगे, दूसरा को बी मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कोलकाता हो जाएगा, है ना, कलकत्ता या कोलकाता। यहाँ पे आपका हो जाएगा अहमदाबाद। चलिए इसको फिल करते हैं मैप में। आपको मैप यहीं पे दिया हुआ है, देख लो, ये है। तो ये आपका हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये ए नंबर में। तो इधर कोलकाता है, क्या है, कोलकाता। तो इसका यहाँ पे आप देखो, आप जब खुद से करेंगे ना मैप में आपको सही से लिखना है। तो ये कलकत्ता आप लोग यहाँ लिख दीजिएगा। मैं यहाँ पे साइड में लिख दे रहा हूँ ना, कहीं पे जहाँ जगह मिल रहा है मुझे, तो आप लोग वहीं पे भरेंगे, ऐसे ही लिखेंगे ना, ताकि वो मैप के अंदर में आ जाए। कलकत्ता, अभी कोलकाता बोला जाता है, कलकत्ता, और इसे लिखेंगे अहमदाबाद, अहमदा अहमदाबाद, AHMADABAD, अहमदाबाद, ठीक है, गुजरात के अंदर अहमदाबाद में। सो ये राइट आंसर हो जाएगा आपका। इसी तरह से आपको फिल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये हो गया। बाकी ये नोट में जो है, ये जो जिसे दृष्टिपथ स्टूडेंट के लिए है, जो देख नहीं सकते हैं, उनके लिए क्वेश्चन है। उसके बाद आपको आता है सेक्शन बी। चलिए हम लोग सेक्शन बी में हम लोग देखेंगे जियोग्राफी को, यानी भूगोल। पहला प्रश्न स्टूडेंट्स 10 नंबर, इन विच ईयर वाज द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इम्प्लीमेंटेड। इट मीन्स भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ। तो 1972 को लागू हुआ। कब हुआ था, 1972 को। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड 11 नंबर क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सॉइल ऑन द बेसिस ऑफ गिवन कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट नंबर में है, दिस टाइप ऑफ सॉइल हैज डेवलपमेंट ड्यू टू इंटेंस लीचिंग, अर्निंग ऑफ हेवी रेन। सेकेंड है, इट इज आइडियल ग्रोविंग कैच्यू। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, इसको समझना जरूरी है। कि कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से यहाँ पे आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सॉइल बेसिस ऑफ गिवन कैरेक्टरिस्टिक्स, यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि निम्नलिखित विशेषताओं के आधार पर मृदा की क्या करना है, पहचान करना है। किसकी, मिट्टी की पहचान करना है।
These types of soil have development due to intense leaching owing to heavy rain. इन मृदाओं का निर्माण भारी वर्षा के अत्यधिक निक्षालन के कारण हुआ है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, कोई मृदा होगा, कोई मिट्टी होगा। इट इज आइडियल फॉर ग्रोविंग कैस्यू। तो ये कह रहे हैं कि यह मृदा काजू की कृषि के लिए उपयुक्त है। तो ये 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा मृदा ऐसा है जो इन दोनों के लिए उपयुक्त है? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? लेटेराइट हो जाएगा, ये पे लेटेराइट सॉइल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, ध्यान समझिएगा। भैरवदेव भैरवदेव डाकव भैरवदेव डाकव सेंचुरी इज लोकेटेड विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो वो भैरवदेव डाकव कहाँ के बारे में कहाँ पे लोकेट करते हैं? तो ये है आपका किस राज्य में अवस्थित है? ये आपका लोकेट करते हैं स्टूडेंट्स राजस्थान में। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर में है फाइंड द इनकरेक्ट मैच। कौन इनकरेक्ट मैच है? ये देखिए, ए नंबर में है अलुवियल सॉयल। आपको यहाँ पे मैच करना है। अलुवियल सॉयल किसके लिए, किस खेती के लिए होता है? पहला नंबर में है शुगर केन कल्टीवेशन, सही कह रहे हैं ये। काली मृदा ब्लैक सॉयल कॉटन कल्टीवेशन के लिए है। और थर्ड नंबर में देखिए लेटेराइट सॉयल कैचीव कल्टीवेशन, ये भी सही है। थर्ड नंबर में बी और सी तीनों सही है। और डी नंबर कह रहा है रेड सॉयल एप्पल कल्टीवेशन के लिए है। रेड सॉयल जो है एप्पल की कल्टीवेशन के लिए है। तो रेड सॉयल एप्पल कल्टीवेशन के लिए नहीं होता है, तो आपका डी नंबर गलत है। तो इनकरेक्ट कहना था, इनकरेक्ट डी नंबर हो जाएगा। अब क्वेश्चन आंसर आया यहाँ पर स्टूडेंट्स 14 नंबर से। तो ये क्वेश्चन पहले मैं पढ़ लेता हूँ, आंसर आप लोग देख लीजिएगा। कैन 3 बी डेवलपमेंट विदाउट आवर यूज ऑफ रिसोर्सेज, एक्सप्लेन विथ एग्जांपल्स। इट मींस क्या कह रहे हैं, क्या संसाधनों की अति उपयोग के बिना बिना भी विकास संभव है? एग्जांपल देना है इसके बारे में 3 को। देखिए एग्जांपल दे रहे हैं, देखिए इसमें सॉरी 2 मार्क्स मिल रहा है। यहाँ पर कितने दे रहा है? 2 मार्क्स दे रहा है। तो आप बताओ 2 मार्क्स दे रहा है तो 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग हमें लिखना होगा। ठीक है, चलिए लिखते हैं। ये आपका हो गया 14 नंबर का आंसर, यहाँ पर देख सकते हैं। तो आप लोग इसे रोक कर पढ़ लीजिए एक बार, और फिर आपको इसका टेलीग्राम में पीडीएफ मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है राइट अ ब्रीफ नोट ऑन द रोल कम्युनिटीज इन द कन्वर्सेशन ऑफ फॉरेस्ट। वनों के संरक्षण में समुदायों की भूमिका पर संक्षिप्त नोट लिखिए। तो इनका आंसर देखिए 15 नंबर का यहाँ लिख लीजिए। देखो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आप वीडियो को रोक कर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर में क्या है, देखिए 16 नंबर में क्या कह रहे हैं, एक्सप्लेन। यहाँ पे ए नंबर में 4 ए और बी, ठीक है। 16 का ए और बी है, तो लिखा है एक्सप्लेन एनी 3 ट्रेडिशनल मेथड वाटर कंजर्वेशन इन इंडिया, 3 नंबर का है। दूसरा है द क्वांटिटी वाटर कैन नेदर बी डिक्रीज नॉर इंक्रीज, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। तो इसका मतलब पहले समझ लीजिए। ए नंबर में कह रहे हैं कि भारत में जल संरक्षण के लिए 3 पारंपरिक विधियों की व्याख्या कीजिए, और अथवा और में कह रहे हैं बी नंबर में द क्वांटिटी ऑफ वाटर कैन नाइदर बी डिक्रीज नॉर इंक्रीज, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। कि जल की मात्रा को ना घटाया जा सकता और ना ही बढ़ाया जा सकता है, इसके बारे में बताना। तो इन दोनों का आंसर आपको देख लेना है। 16 नंबर में पहला ये है, आप लिख लीजिए इसे रोक कर। थोड़ा आप शॉर्ट कर सकते हैं इसे, और इसका और है, और देख लीजिए, और यहाँ से है इसका आंसर। ये आप लोग वीडियो को रोक कर लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 17 है evaluate the needs of resource planning the context of India. B number में write a short note the different types of soil of found in India. ए नंबर में क्या कह रहे हैं, ये देखिए, कह रहे हैं कि भारत के संदर्भ में संसाधन नियोजन की आवश्यकताओं का मूल्यांकन कीजिए। देन बी नंबर में कह रहे हैं कि भारत में पाए जाने वाली विभिन्न प्रकार की मृदाओं पर एक नोट लिखिए। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं इसका आंसर भी।
17 का ये नंबर आप ये लिख सकते हैं पहला आंसर यहाँ से स्टार्ट। द नीड ऑफ रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया इज क्रूशियल बिकॉज द कंट्रीज पॉपुलेशन इज ग्रोइंग रैपिडली एंड रिसोर्सेज आर लिमिटेड। बाकी ये पढ़ लीजिए आप लोग, उसके बाद ये पढ़ लीजिए, उसके बाद ये और है, आप लोग शॉर्ट कर सकते हैं इसका आंसर, एंड और का आंसर यहाँ से है। 5 नंबर दे रहा है भाई, लिखना तो पड़ेगा ही, यहाँ तक है। उसके बाद सेक्शन सी आपका स्टार्ट होता है। और ये थोड़ा मैप स्किल वाला था, मैप स्किल्स का 18 नंबर में मैप वाला था, तो ये आपको बताना है मैप के अकॉर्डिंग। वैसे मैं आपको जिस तरह से भी मैप में फिल किए थे उसी प्रकार आपको फिल करना है मैप का इस जगह प्लेस को देखते हुए। तो पहला लिखा है सलाल सलाल डाम, सलाल डैम, यानी कि सलाल बांध। ये कहाँ है भाई? ये जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। ये कहाँ है? और कश्मीर में, जम्मू और कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर कहाँ होता है मैप में, वहां पे आपको ये दिखाना है, ठीक है। ये दोनों को मेंशन करना वहां पे। उसके बाद दूसरा टेहरी बैंड, टेहरी डैम। तो टेहरी डैम मतलब कि टिहरी बांध, तो ये कहाँ है? उत्तराखंड में। टिहरी बांध कहाँ है? उत्तराखंड में, उत्तराखंड में, ठीक है। उसके बाद हीराकुंड डैम, हीराकुड डैम। सो हीराकुड कुंड डैम कहाँ है? वो है ओडिशा में, ओडिशा। तो ये तीन, कोई तीन हमें मेंशन करना है, ये तीनों को पहला आपने मेंशन करना है, आपको पहला जम्मू और कश्मीर, दूसरा उत्तराखंड, और तीसरा में आपको मेंशन करना है ओडिशा। तो यहाँ पे कोई भी 3 मेंशन करना है, मैप में मेंशन करना है। जैसा कि स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ पर जानते हैं कि यहाँ पे होता है आपका जम्मू कश्मीर, ठीक है, जम्मू और कश्मीर। बाकी आप लोग इसी इंडिया के मैप में आप सर्च करेंगे, आपको उत्तराखंड और ओडिशा मिल जाएगा। तो ये आप लोग खुद से कर सकते हैं। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। बाकी यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये दृष्टि बाधित दृष्टि वाला स्टूडेंट्स के लिए है। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर सेक्शन सी पॉलिटिकल साइंस। पहले हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। 19 नंबर है, विच रिलीजन वाज प्रोटेक्टेड इन श्रीलंका थ्रू द एक्ट ऑफ 1956। तो यहाँ पे देखिए ये क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में कि 1956 के कानून के द्वारा श्रीलंका में किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया गया था, ठीक है। तो वो आपका राइट हो जाएगा स्टूडेंट्स। इसके अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर हो जाएगा आपका बुद्धिज्म, ठीक है, बौद्ध धर्म। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 20 नंबर में, 20 नंबर में क्या कह रहे हैं यहाँ पे देखो, एक अजर्सन और रीजन है, अजर्सन और रीजन को बताना है। देखो अजर्सन और रीजन दोनों सही रहेगा, और इसके अजर्सन का रीजन सही रीजन बताएगा तो ये हो जाएगा, ठीक है। और एजेशन और रीजन सही रहेगा और रीजन गलत बताएगा एजेशन के तुलना में, तो बी लगाना है। और बाकी दोनों गलत रहेगा तो यहाँ लिखो एजेशन और रीजन दोनों इनकरेक्ट रहेगा तो सी, एक इनकरेक्ट एक करेक्ट रहेगा तो आपका डी लगाना है। इस तरह से पहले पढ़ते हैं क्या कह रहा है। एडिशन कर रहे हैं, द लिटरेसी रेट अमोंग वुमेन इज लेसर देन मैन इज इंडिया। कह रहे हैं कि भारत में महिलाओं में साक्षरता की दर पुरुषों की अपेक्षा अभी भी कम है। एंड बी कह रहे हैं द इंडियन सोसाइटी इज स्टिल क्या पैट्रियर्चल। तो अब इसका मतलब ये है कि भारतीय समाज अभी भी पितृ सत्तात्मक है, क्या ना। तो क्या है? पितृ सत्तात्मक है, मतलब कि पितृ का सत्ता, मतलब पिता का सत्ता चल रहा है ना, पिता ही पुरुष प्रधान, मतलब कि अब समझ लो पुरुष ही ये है, प्रधान है। और यहाँ पे देखिए एजेशन और रीजन जो कह रहे हैं दोनों सही कह रहे हैं, एजेशन और रीजन जो कह रहे हैं बिल्कुल राइट जवाब दे रहे हैं। और एक्सप्लेनेशन जो किया गया यहाँ पे, एक्सप्लेनेशन भी सही किया गया है। तो ए नंबर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ए नंबर। क्वेश्चन नंबर आप देखो 21 नंबर, which among the following language is not included in the 8th schedule of the Indian Constitution।
अब यहाँ पे 21 नंबर में कह रहे हैं कि भारतीय संविधान के 8वें अनुसूची में निम्नलिखित में से किस भाग को शामिल नहीं किया गया है? पहला है तमिल, हिंदी और जर्मन और पंजाबी। तो राइट आपका हो जाएगा स्टूडेंट्स जर्मन। ठीक है, यहाँ पे देखिए 22 नंबर में मैच द फॉलोइंग है। कॉलम ए, कॉलम बी, सेंट्रल लिस्ट, एडप्शन, स्टेट लिस्ट, कम्युनिकेशन और कंकरेंट लिस्ट, इरिगेशन। अब देखो यहाँ पे ए के अनुसार क्या है, सेंट्रल लिस्ट कौन है? सेंट्रल लिस्ट है आपका इरिगेशन। ठीक है, ये ऐसे ठीक। और स्टेट लिस्ट है आपका एडप्शन, एडप्शन और कंकरेंट लिस्ट है आपका कम्युनिकेशन। तो ये आपका राइट है। ये देखिए ए का 3, ए का 3, बी का 2, बी का 1 और सी का 2 कहाँ पे है? ए का 3, बी का 1, सी का 2। ऑप्शन नंबर सी जो राइट आंसर। अगला है स्टेटमेंट वाला ही ये। देखो श्रीलंका बिकम इंडिपेंडेंट इन 1947 और यहाँ पे क्या बता है, रीजन बता रहा है स्टेटमेंट का। स्टेटमेंट 2 कह रहे हैं सिविल वार ब्रोक आउट इन श्रीलंका। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, श्रीलंका की अगर बात करें, ये इंडिपेंडेंट 1947 में नहीं हुआ था, ये इंडिपेंडेंट हुआ था 4 फरवरी श्रीलंका, 4 फरवरी 1948 को। तो ये पहला स्टेटमेंट तो गलत ही बताया गया। दूसरा है सिविल वॉर ब्रोक क्या है आउट इन श्रीलंका। क्या कह रहे हैं कि कथन में इसमें कह रहा है श्रीलंका में गृह युद्ध हुआ। तो देखिए यहाँ पे जो है कि स्टेटमेंट 1 जो है वो गलत बता रहा है और स्टेटमेंट जो कि 2 जो है वो आपका सही बता रहा है। तो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट। यहाँ पे देखो सी नंबर में कह रहा है स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 करेक्ट। 2 करेक्ट है, 1 इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आ जाएगा सी, है ना। सिविल वार ब्रोक आउट श्रीलंका, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है। अब 24 नंबर देखते हैं। Where did the headquarters of European Union situated? श्रीलंका, इंडिया, जापान या ब्रुसेल्स? ये जो कि आपका हो जाएगा आपका 24 नंबर में। क्वेश्चन क्या रहा कि यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर है स्टूडेंट्स ब्रुसेल्स। क्या? ब्रुसेल्स, सॉरी ब्रुसेल्स है, ब्रुसेल्स। ये डी नंबर आपका राइट है। उसके बाद देखिए आप क्वेश्चन आंसर है स्टूडेंट्स 25 नंबर। अब ये आप लोग ना वीडियो को रोक कर इसका मैं देखो 25, 26 ए और बी, 26, 27 फिर रीड करने वाला है, रीड करके बताना पैसेज को। ये सब रीड करने वाला आप लोग कर लीजिए और मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए 20 कहाँ से 25 से लेके 27 तक का आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार पहले। ये है पॉलिटिकल साइंस 25 का आंसर, ये आप लोग रोक कर लिख लीजिए। फिर 25 का बी का आंसर, 26 नंबर, 27 नंबर, 27 का ए, 27 का बी। 27 का बी यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ तक है। ठीक है, आप छोटा करना चाहे तो इसे कर सकते हैं। एंड सेक्शन डी स्टार्ट होता है आपका, सेक्शन डी आपका स्टार्ट होता है यहाँ से इकोनॉमिक्स। फर्स्ट नंबर में क्या है आपका, कुछ टेबल दिया हुआ है। द टेबल बिलो शोज सम डाटा रिगार्डिंग इंडिया एंड इट्स neighbors and read the table carefully and answer question following। क्या कह रहे हैं देखो, आपका क्वेश्चन का नीचे दी गई सारणी में भारत और उसके पड़ोसी देशों के संबंध में कुछ आंकड़े दिए गए हैं। सारणी को ध्यान से पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। ठीक है, अब देखो आंकड़ा श्रीलंका का आंकड़ा है इतना 12,707 और इसका लिटरेसी एक्सपेक्ट क्या है, एक्सपेक्टेंसी ऑफ एट बर्थ है 75.5, 8% में समझ लो।
ये एज है 70.5 और इंडिया का 6681 और इसका लिटरेसी बर्थ है क्या 68.8। इसी अकॉर्डिंग आप लोग यहाँ पर देख लीजिए और इसका आंसर मैं आपको जो बताता हूँ आप लोग देख लीजिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका 29 नंबर। इसका आंसर आप लोग एक बार देख लीजिएगा, 29 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ये डी नंबर, आप लोग मिला लीजिएगा एक बार। उसके बाद 13 नंबर में है प्राइमरी सेक्टर। देखो क्या करा, इनकरेक्ट कौन सा है, तो प्राइमरी सेक्टर डायरी सही है, प्राइमरी सेक्टर बैंकिंग ये नहीं है, प्राइमरी सेक्टर फिशिंग सही है, ये एग्रीकल्चर प्राइमरी सेक्टर सही है। तो मतलब ये तीनों सही है, बी नंबर आपका इनकरेक्ट है, तो बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। बी नंबर इनकरेक्ट बताना था, तो इनकरेक्ट है, प्राइमरी सेक्टर बैंकिंग नहीं है, तो बी नंबर आपका हो जाएगा राइट। ठीक है, 31 नंबर में है एडजस्टेशन और रिजर्व। एक बार आप लोग पढ़िएगा, या लिखा है जैसा क्राइसिस इन इकोनॉमी ऑफ द कंट्री कंट्री आल्सो इम्पैक्ट्स द अदर कंट्री। अब इस कहना क्या चाहते हैं कि एक देश की अर्थव्यवस्था पर संकट का असर दूसरे देश के अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है। सही कह रहे हैं। रीजन ग्लोबलाइजेशन इन इंटरकनेक्टेड द इकोनॉमी ऑफ द कंट्रीज एंड वैश्वीकरण ने देशों को अर्थव्यवस्था के आपस में जोड़ दिया, अर्थव्यवस्था को आपस में जोड़ दिया है। तो ये दोनों के दोनों जो बता रहे हैं, दोनों के दोनों सही बात बता रहे हैं और सही एक्सप्लेनेशन भी किए हैं, तो आपका यहाँ पे डायरेक्टली ए हो जाएगा। ठीक है, 32 नंबर में देखिए क्या है, रीड करना है, चूज करना है करेक्ट ऑप्शन। पहला है देखिए, इट इज अ कंपोजिट इंडेक्स प्रिपेयर्ड बाय द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। 32 नंबर में पहला नंबर करा गया संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा तैयार किया गया एक समग्र सूचकांक है। दूसरा कह रहा है longevity, literacy and per capita income are the criteria for its measurement। सेकंड में कह रहा है इसका मापन के लिए लंबी उम्र, साक्षरता और प्रति साक्षरता और प्रति वय आय मापदंड है। एंड कंट्रीज आर रैंक्ड अकॉर्डिंग टू डेवलपमेंट एंड लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज। तो तीसरा नंबर में कह रहा है विकसित और निम्न विकासशील देशों के अनुसार देश की रैंकिंग की जाती है। चौथा है द वर्ल्ड बैंक प्रिपेयर्ड ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट्स बेस्ड ऑन क्वालिटी ऑफ लाइफ। विश्व बैंक जीवन की गुणवत्ता के आधार पर मानव विकास की रिपोर्ट तैयार करता है। अब देखो इसमें से आपका कौन सही है, तो ये जो बता रहे हैं ये ऑप्शन नंबर एक जो बता रहे हैं यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर एक क्या कह रहे हैं। देखो यहाँ ऑप्शन नंबर में है कि फर्स्ट एंड सेकंड, ऑप्शन नंबर है क्या, फर्स्ट एंड सेकंड ओनली। तो ये सही बात है, फर्स्ट और सेकंड जो है कि वो सही बता रहे हैं, फर्स्ट एंड सेकंड जो बता रहे हैं वो सही बता रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका राइट हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड राइट हो जाएगा 32 नंबर। अब हम लोग देखते हैं 33 नंबर, फाइंड द ऑड आउट करना है। तो यहाँ पे टूरिस्ट गाइड धोबी टेलर पोर्टर सही। अ, इसमें एक व्यक्ति आता है, देखो धोबी टेलर पोर्टर एक व्यक्ति है, टीचर में डॉक्टर, वेजिटेबल्स वेंडर लॉयर व्यक्ति है, पोस्टमैन में कॉबलर सोल्जर पुलिस कांस्टेबल ये व्यक्ति है। डी नंबर में एमटीएनएल इंडियन रेलवे, एयर इंडिया, जेट एयर। देखो इसमें कोई इंडिविजुअल ना मैन नहीं है, सो आपका राइट आंसर जो होगा वो डी नंबर में ओड आउट हो जाएगा। द मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी इज, तो भाई आधुनिक क्या है फॉर्म मनी क्या है। 34 नंबर आपसे कह रहा है, ध्यान समझिए कि मुद्रा का आधुनिक रूप कौन सा है यहाँ पर, तो आपका पेपर करेंसी नोट्स, पेपर गोल्ड नोट्स, ग्रेन्स या फिर कैटल वेल्थ। तो देखो 34 नंबर में आपका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा पेपर करेंसी नोट्स। क्या हो जाएगा, पेपर करेंसी नोट, कागज के करेंसी नोट। अब देखो करेंसी नोट्स ये मॉडर्न है, सो राइट जगह ये हो जाएगा आपका 35 नंबर से यहाँ पर क्वेश्चन स्टार्ट है। तो 35 से 35 6 36 37 और 38 नंबर में तो ये आपका आंसर पैसेज है, तो पैसेज को पढ़कर आप दे सकते हैं। तो 38 नंबर तक आपको आंसर देता हूँ मैं, 35 से 37 नंबर तक। चलिए देखते हैं, यहाँ पे सेक्शन डी है इकोनॉमिक्स, 35 नंबर का आंसर यहाँ से स्टार्ट है, आप लोग लिख लीजिए और ये टेलीग्राम में मैं सेंड कर दूंगा, आप वहां से भी लिख सकते हैं। 35 36 37 37 का ये दोनों
ठीक है, फिर और का, इस तरह से ये यहाँ पर कंप्लीट होता है। और मैंने कंप्लीट करवा दिया है आप लोगों को। और आप लोग देखो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा दो। आप लोगों का एनुअल एग्जाम का प्रिपरेशन बहुत ही जल्द मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। चलिए, बेस्ट ऑफ लक, एग्जाम दीजिए। जहाँ प्रेम से बोले प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो।